स्टॉक मार्केट कैसे समझना काम करता है, कब है बेस्ट टाइम एसेट्स खरीदने या बेचने का, और हर साल कितना बचाना पड़ेगा अगर आप किसी स्पेसिफिक एज पर रिटायर होना चाहते हो। पर्सनल फाइनेंस की बातें अक्सर यही सवाल उठाती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है ह्यूमन फैक्टर, मतलब असली लोग और उनका पैसों से रिश्ता। मॉर्गन हाउसल कहता है कि ये फैक्टर फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको समझना है कि लोग कर्ज में क्यों डूबे रहते हैं या फॉर्च्यून्स क्यों उड़ा देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स के पीछे नहीं, इंसानों की हिस्ट्री में झांकना होगा, जैसे कि एनवी, ग्रीड और ऑप्टिमिज्म। और यही हम इस वीडियो सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे। आप यहां जान पाएंगे कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को शेप देते हैं। एक पिकासो ढूंढना मतलब है 99 नाकामयाब अटेम्प्ट्स को फेस करना, और कैसे एनवी इन्वेस्टर्स को सब कुछ रिस्क करने पर मजबूर करता है। यह सीखना जरूरी है ताकि आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। ग्रेट डिप्रेशन की कहानी सबको मालूम है। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद ग्लोबल इकोनॉमी एक लंबे डाउनटर्न में चली गई। यूएस में रोअरिंग 20s एकदम से रुक गए, बिजनेसेस बंद हो गए, फैमिलीज ने अपने फार्म्स और घर खो दिए और मेहनत से कमाए गए पैसे हवा हो गए। पॉवर्टी और जॉबलेसनेस ने आसमान छू लिया और कल आज से बेहतर होगा इस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। आज ये कहानी स्टैंडर्ड नैरेटिव बन चुकी है। ये समझ में आता है आखिर ये लाखों अमेरिकन्स की एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करती है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें इस तस्वीर से बाहर छूट जाती हैं। इस वीडियो का की मैसेज ये है, हर कोई इकोनॉमी और पैसे का अपना अनुभव रखता है। जब जॉन एफ कैनेडी 1960 में प्रेसिडेंट बनने के लिए दौड़े तो उनसे ग्रेट डिप्रेशन का उनका अनुभव पूछा गया। उनका जवाब कई वोटर्स के लिए सरप्राइजिंग था। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, यह बुक की सारांश अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्डवर्क का यह छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूं। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। कैनेडीज, उन्होंने कहा, 1929 में पहले से अमीर थे। अगले 10 साल में उनका फॉर्चून खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ा। 1939 तक फैमिली ने पहले से ज्यादा सर्वेंट्स रखे और बड़ा घर लिया। जब कैनेडी हार्वर्ड गए और डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, तब उन्हें समझ आया कि उनके फेलो सिटीजन्स ने कितना सफर किया था। ये पता चला कि सारे अमेरिकन्स एक ही नाव में नहीं थे। कैनेडी ने ये बदलना चाहा और शायद यही एक वजह थी कि वोटर्स ने उन्हें सिर्फ एक आउट ऑफ टच एलिटिस्ट नहीं बल्कि एक योग्य प्रेसिडेंट माना। लेकिन ये सिर्फ अमीर और गरीब तक ही सीमित नहीं है। हम सबकी इकोनॉमिक लाइफ के अनुभव अलग होते हैं। एक अनएम्प्लॉयड फार्म हैंड का बेटा और एक सक्सेसफुल मैनहट्टन स्टॉक ब्रोकर का बेटा सिर्फ अलग अलग बैकग्राउंड से नहीं आते। उन्हें पैसे को लेकर रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में भी बिल्कुल अलग सीख मिलता है। मगर जैसा कि आगे चलकर देखेंगे, ये बात सिमिलरली वेल ऑफ लोगों पर भी लागू होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस। उदाहरण के लिए, हाई इन्फ्लेशन के दौरान बड़ा हुआ एक अमीर व्यक्ति का फाइनेंशियल वर्ल्ड व्यू एक स्टेबल प्राइसेस में हमेशा रहा व्यक्ति से अलग होगा। इन अलग पर्सपेक्टिव्स के रिजल्टेंट लेसन्स हमारे पैसे के साथ क्या करते हैं, इसे शेप करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दुनिया कैसे काम करती है पता है, पर अक्सर हम सिर्फ उसकी एक छोटी सी रियलिटी का अनुभव करते हैं। और यही पहली बात है जो मनी के साइकोलॉजी को समझने में समझनी चाहिए। हम सोचते हैं हमें ज्यादा पता है, लेकिन असल में हमें उतना नहीं पता जितना हम सोचते हैं। जब इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल बिहेवियर को मॉडल करते हैं तो वो एक कन्वीनियंट फिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रैशनल इंडिविजुअल्स जो सेल्फ इंटरेस्टेड डिसीजंस लेते हैं, जो उनके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन रियल लाइफ उतनी नीट नहीं होती। जैसे लॉटरी को ही ले लो। यूएस में
एवरेज लो इनकम हाउसहोल्ड हर साल लॉटरी टिकट्स पे $500 खर्च करता है। वहीं लगभग 40% हाउसहोल्ड्स को इमरजेंसी में $400 ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ता है। ये 40% वही लो इनकम हाउसहोल्ड्स हैं जो लॉटरी पे $400 से थोड़ा ज्यादा खर्च करते हैं। क्या ये बिहेवियर रैशनल है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये इलॉजिकल भी नहीं है। अगर आप एक पेचेक से दूसरे तक जी रहे हो तो इसेंशियल्स के लिए पैसे बचाना मुश्किल है। छुट्टियों जैसे लग्जरीज की तो बात ही छोड़ो। लॉटरी खेलना लॉन्ग शॉट है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव से बेहतर है, जो है वेल्थियर लॉग क्या लेते हैं उसका कोई शॉट नहीं मिलना। इस वीडियो का की मैसेज है, पर्सनल एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करता है। ऐसे इरेशनल डिसीजंस कॉमन हैं। 2006 के एक स्टडी के मुताबिक इकोनॉमिस्ट्स उल्रिके मलमेंडियर और स्टेफन नागेल ने पता लगाया कि लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस से 50 साल का डेटा लिया, जो एग्जामिन करता है कि अमेरिकन्स अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उनका जवाब, इन्वेस्टर्स के यंग एडल्ट होने के टाइम इकोनॉमी क्या कर रही थी, यानी कि पर्सनल हिस्ट्री रिस्क के एटीट्यूड को डिटरमिन करती है। लॉटो टिकट्स खरीदना जैसे रैशनैलिटी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, लेकिन ये इंट्यूटिवली लॉजिकल है। उदाहरण के लिए, अगर इन्वेस्टर्स के लेट टीन्स और अर्ली 20s में इन्फ्लेशन हाई था तो वो लेटर इन लाइफ में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बचते। अगर इन्फ्लेशन उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में लो था तो इन्वेस्टर्स ओल्डर होते हुए भी बॉन्ड्स में अपना पैसा लगाते रहे, चाहे इन्फ्लेशन बढ़ गया हो। स्टॉक्स के लिए भी सिमिलर पैटर्न है। अगर अर्ली अडल्टहुड में स्टॉक मार्केट अच्छा था तो इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया, अगर कमजोर था तो उन्होंने इसे अवॉइड किया। मान लो आपका जन्म 1970 में हुआ। आपके मिड टीन्स से लेकर अर्ली 20s तक SP 510 गुना बढ़ गया। जो भी उस स्टॉक में पैसा लगा रहा था उन्होंने खूब कमाई की। 1950 में जन्मे लोगों का मार्केट एक्सपीरियंस अलग था, जो उनके टाइम पे डॉर्मेंट था। इंपॉर्टेंटली, इन्वेस्ट करने या न करने के डिसीजंस तब भी नहीं बदले जब मार्केट बदला। इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड एविडेंस अर्ली लाइफ में बने गट डिसीजंस को चेंज नहीं कर पाया। एक टॉय पूडल अपने वाइल्ड एंसेस्टर्स से ज्यादा अलग नहीं दिखता, जो वुल्फ्स से थोड़े ही डिफरेंट थे। आज के डॉग ब्रीड्स के पीछे 10,000 साल का डोमेस्टिकेशन का इतिहास है। फिर भी डॉग ऑनर्स को अक्सर सरप्राइज होता है जब उनके पेट्स स्क्विरल या कैट देखकर इंस्टिंक्चुअल ब्लडथर्स्टी रिएक्शंस दिखाते हैं। 2000 साल भी इन वाइल्ड ट्रेट्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन डॉग्स का डोमेस्टिकेशन और मनी के साइकोलॉजी का क्या संबंध है? दरअसल काफी कुछ। इस वीडियो का की मैसेज ये है, आज के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स अभी हिस्टोरिकल इन्फेंट्स हैं। हम में से इतने सारे लोग पैसे हैंडल करने में इतने क्यों खराब हैं? एक जवाब ये है कि ये कॉन्सेप्ट नए हैं ग्रैंड स्कीम में। पहली करेंसी लगभग 600 BC में चली थी, जब किंग अलियाट्स ऑफ लिडिया ने अपने कॉइन्स मिंट किए, और ये तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। रिटायरमेंट को ही ले लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यादातर अमेरिकन्स तब तक काम करते रहे जब तक कि वो मर नहीं गए। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, फिर भी 1940s में 65 साल से ऊपर के आधे में अभी भी लेबर मार्केट में एक्टिव थे। चीजें वर्ल्ड वॉर II के बाद सोशल सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन के साथ बदलना शुरू हुई, लेकिन 1980s तक रिटायरमेंट ज्यादातर अमेरिकन वर्कर्स के लिए एक अनअटेनेबल आइडियल ही रहा, जब तक कि एवरेज मंथली सोशल सिक्योरिटी चेक इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड $1,000 से ऊपर नहीं गया। उससे पहले सिर्फ एक प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी ही मिड 60s में काम छोड़ने की अफोर्ड कर सकती थी। इसका मतलब यह है कि आज के वर्ल्ड में यूज होने वाला एक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अभी 2 पीढ़ी पुराना है। 401k रिटायरमेंट फंडिंग का मेन मेथड 1978 तक एग्जिस्ट नहीं करता था, और रॉथ IRA रिटायरमेंट स्कीम सिर्फ 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और भी की आइडियाज और प्रैक्टिसेस इतने पुराने नहीं हैं।
हेज फंड्स सिर्फ एक क्वार्टर सेंचुरी पहले टेक ऑफ हुई थी और इंडेक्स फंड्स सिर्फ 50 साल पुराने हैं। इवन कंज्यूमर डेट जैसे कि मॉर्गेजेस, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, 1944 में जीआई बिल के बाद आम लोगों के लिए बोर्रो करने को आसान बनाने के बाद ही कॉमन प्लेस बने। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में खराब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं, बल्कि ये है कि हम अभी नए हैं। कुछ साल पहले लेखक ने नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से पूछा कि इन्वेस्टिंग के बारे में उन्हें क्या जानना है जो पूरी तरह से जाना मुश्किल है। शिलर का जवाब था, लक का एग्जैक्ट रोल इन सक्सेसफुल आउटकम्स। लक एक ट्रिकी टॉपिक है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं कि लक का रोल है, लेकिन ये क्वांटिफाई करना मुश्किल है कि एक कंपनी की प्रॉस्पेरिटी में ये कितना रिस्पॉन्सिबल है और दूसरी की फेलियर में। हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि किसी के सक्सेस को ब्लाइंड चांस से जोड़ना रूड है। नतीजा, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में लक का रोल इग्नोर कर देते हैं। ये एक गलती है। यहाँ की मैसेज ये है, लक फाइनेंशियल सक्सेसेस में उतना बड़ा रोल प्ले करता है जितना शायद आप सोचते हैं। इकोनॉमिस्ट भास्कर मजुमदेर के मुताबिक 2 सिबलिंग्स का इनकम उनका हाइट या वेट से ज्यादा क्लोजली कॉरिलेटेड होता है। मतलब, अगर आपका भाई अमीर और लंबा है तो आप अमीर होने की संभावना ज्यादा है बजाय लंबा होने की। ये कॉरिलेशन समझना आसान है। एक ही हाउस होल्ड से आने वाले सिबलिंग्स को सिमिलर प्रिविलेजेस और अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना होती है। अगर पेरेंट्स एक बच्चे को अच्छी स्कूल भेजते हैं तो वो दूसरे भाई को भी वैसे ही स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अमीर भाइयों की जोड़ी मिलाओ तो आपको 2 लोग मिलेंगे जो नहीं मानते कि मजूमदेर का स्टडी उनकी फैमिली पर लागू होता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का मामला है। हम लक का रोल या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो इसका क्रेडिट हार्ड वर्क को जाता है। अगर फेल होते हैं तो अनलकी होने का। लेकिन जब दूसरे फेल होते हैं, हम इतने जेनरस नहीं होते। तब हम फेलियर को बैड लक से नहीं, बल्कि कैरेक्टर फ्लॉज जैसे लेजीनेस या शॉर्ट साइटेडनेस से जोड़ते हैं। हमारी कल्चर जो सक्सेस से ऑब्सेस्ड है, यहां अनफॉर्चुनेटली मदद नहीं करती। फोर्ब्स ने कभी ब्रिलियंट इन्वेस्टर्स को सेलिब्रेट नहीं किया जो अनलकी होने के कारण ब्रोक हो गए और मार्केट में सडन नोज डाइव आया। लेकिन सेकंड रेट या रेकलेस इन्वेस्टर्स को सेलिब्रेट किया गया जो लकी होकर फॉर्च्यून बना लेते हैं। इससे एक प्रॉब्लम होती है। पैसे के मामले में हमें सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, हमें रैंडमनेस को अपने मॉडल्स में बिल्ड करना भी जरूरी है। हम शायद शिलर के सपने को पूरा नहीं कर सकते और लक का एग्जैक्ट रोल अकाउंट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम देखेंगे, हम लक को समझ सकते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि सक्सेस एक खराब टीचर है। गेट्स के हिसाब से सक्सेस स्मार्ट लोगों को लक का रोल इग्नोर करने की तरफ ले जाती है, जिससे वो सोचते हैं कि वो हार नहीं सकते। आयरनी ये है कि ये सोचना अक्सर हार की गारंटी बन जाता है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बिहेवियर में चांस और लक को कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? यहां जो नहीं करना चाहिए वो ये है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल्स पे ऑब्सेस करना। जब हम हाईली सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करते हैं, हम अक्सर आउटलायर्स पिक करते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, और ये हमें गुमराह कर सकता है। इस वीडियो का की मैसेज ये है, स्पेसिफिक केसेस के बजाय ब्रॉड पैटर्न्स पे फोकस करना आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगा। जॉन डी रॉकफेलर, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक को ले लो। जब उन्होंने अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्री बिल्ड करना शुरू किया तो उनका सामना एक प्रॉब्लम से हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज उन्हें वो करना नहीं देते थे जो वो करना चाहते थे। उनका सॉल्यूशन सिंपल था, लॉज को इग्नोर करना। उनकी लीगल कन्वेंशंस को इग्नोर करने की डिग्री इतनी थी कि एक जज ने कहा, उनका बिजनेस अ कॉमन थीफ से बेटर नहीं है। रॉकफेलर की सक्सेस ने हमारी सोच को शेप दिया है। पीछे देखकर
ये कहना आसान है कि उन्होंने विजन को सेलिब्रेट किया और आउटडेटेड लॉज को इनोवेशन के रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन अगर वो फेल हो जाते तो क्या हम अभी भी सोचते कि रॉकीफेलर का एग्जाम्पल फॉलो करने लायक है? शायद नहीं। बेस्ट केस सिनेरियो में हम उन्हें एक अनसक्सेसफुल क्रिमिनल के रूप में देखते जो हमें सिखाता कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में इन दो आउटकम्स के बीच का डिफरेंस लक है। यहां वहां कुछ अलग वर्डिक्ट्स या शायद राजनीति में बदलाव रॉकफेलर की किस्मत को बदल सकते थे। ज्यादा इंपॉर्टेंटली, गुड लक को एम्यूलेट करना नामुमकिन है। अगर आप वॉरेन बफेट जैसे किसी व्यक्ति के हर करियर स्टेप को मिमिक भी करते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि डाइस आपके लिए वैसे ही गिरेंगे जैसे उनके लिए गिरा था। तो ये रहा विकल्प। सक्सेस और फेलियर के पैटर्न्स को एनालाइज करना जारी रखो। जो पैटर्न ज्यादा कॉमन है उसका आपकी लाइफ और फाइनेंशियल डिसीजंस पे लागू होना उतना ही संभव है। स्टडी के बाद स्टडी ये दिखाता है कि जो लोग अपने दिन का स्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं वो अपने काम से ज्यादा खुश होते हैं उनसे मुकाबले में जो नहीं करते। अनलाइक कुछ लार्जर देन लाइफ आउटलायर्स के केसेस, ये एक ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है जिसे आप अभी एक्ट ऑन कर सकते हैं। कैपिटलिज्म दो चीजों में बहुत अच्छा है, वेल्थ जनरेट करना और एनवी क्रिएट करना। एक रुकी बेसबॉल प्लेयर जो साल का $500,000 कमाता है रीजनेबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिच है। लेकिन अगर वो माइक ट्राउट जैसे सुपरस्टार के साथ सेम टीम में खेलता है जो $36 मिलियन सालाना कमाते हैं तो सडनली वो अपनी कमाई से खुश नहीं रहता। वो चाहता है जो दूसरे पास है। वही हाई अर्नर्स जैसे ट्राउट खुद को उनसे कंपेयर करते हैं जो और ज्यादा कमाते हैं। 2018 में अमेरिका के टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स की लिस्ट में आने के लिए आपको उस साल कम से कम $340 मिलियन कमाना जरूरी था। उस मापदंड से ट्राउट तो छोटे प्लेयर्स हैं। कैपिटलिस्ट टर्म्स में एनवी से मॉरली कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर है। इस वीडियो का की मैसेज ये है, एनवी आपको रेकलेस बना सकता है। इनफ कब होता है? राजत गुप्ता से पूछो। कोलकाता, इंडिया के एक स्लम में जन्मे गुप्ता ने कॉर्पोरेट लैडर चढ़कर मैकिन्सी के सीईओ बन गए। 2007 में रिटायर होते वक्त उनकी वर्थ $100 मिलियन थी। वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन गुप्ता ने एनवी महसूस की। उनका लक्ष्य बिलियनर बनना था। 2008 में गुप्ता, जो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, को पता चला कि वॉरेन बफेट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फर्म को बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये खबर पब्लिक होने से बहुत पहले एक कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने के सिर्फ 16 सेकंड्स बाद गुप्ता ने एक हेज फंड मैनेजर को कॉल किया और गोल्डमैन सैक्स के 195,000 शेयर्स खरीद लिए। ये इनसाइडर ट्रेडिंग थी और सख्त इलीगल। गुप्ता को परवाह नहीं थी। उन्होंने आसानी से $1 मिलियन बना लिया। जब तक प्रोसिक्यूटर्स उन तक पहुंचे, उन्होंने कई शेडी डील्स में $17 मिलियन बना लिए थे। ये उन्हें बिलियनर तो नहीं बनाया, लेकिन एक भारी प्रिजन सेंटेंस जरूर दिलवा दिया। इस कहानी का मॉरल क्या है? एनवी गलत डिसीजंस को ड्राइव करता है और उन डिसीजंस का कॉस्ट उन गेन्स से कहीं ज्यादा होता है जो आपको मिल सकते हैं। इस तरह सोचो, अगर आपका एपेटाइट इनसेशिएबल है तो आप इतना खाओगे जब तक कि बीमार ना हो जाओ। लेकिन उल्टी करना किसी भी खाने से ज्यादा बुरा है, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। टेबल पे अपॉर्चुनिटीज छोड़ देना जरूरी नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हो। ये अक्सर ये रिकॉग्निशन है कि सब कुछ खाने की कोशिश आपको पछतावे के पॉइंट तक ले जा सकती है। दूसरे शब्दों में, राजत गुप्ता मत बनो। अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका में जैसी लिवरमोर से बेहतर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स बहुत कम थे। 1877 में जन्मे लिवरमोर ने वॉल स्ट्रीट को बिल्ड करने में मदद की। 30 साल की उम्र तक वो आज के डॉलर्स में $100 मिलियन के लायक हो चुके थे। 1998 के क्रैश से ठीक पहले लिवरमोर ने अपने करियर का सबसे अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली और ये बेट लगाया कि स्टॉक्स गिर जाएंगे। जैसे ही मार्केट की टोटल वैल्यू 1/3 कम हुई,
दुनिया में बैंकरप्ट इन्वेस्टर्स के ऑफिस विंडोज से कूदने की खबरें आईं। लिवरमोर अपने परिवार के पास ग्रेट न्यूज के साथ लौट आए। उन्होंने मॉडर्न इक्विवेलेंट में $3 बिलियन बनाया। हैप्पी एवर आफ्टर? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो का की मैसेज ये है, फॉर्च्यून इकट्ठा करना उससे बनाए रखने से ज्यादा आसान है। याद है हमने कहा था सक्सेस एक खराब टीचर है। 1929 में बड़ी जीत के बाद लिवरमोर ने सोचा कि वो अनबीटेबल हैं। उन्होंने बड़े बड़े बेट्स लगाए और बार बार बड़े नुकसान उठाए जब तक कि उनका फॉर्च्यून खत्म नहीं हो गया। कर्ज में डूबे हुए उन्होंने 1940 में मैनहट्टन के एक क्लब में अपनी जान ले ली। पता चलता है अमीर बनना कभी कभी अमीर बने रहने से ज्यादा आसान होता है। ये समझना आसान है कि पहले में अच्छे लोग बाद में क्यों स्ट्रगल करते हैं। पैसा बनाना रिस्क, ऑप्टिमिज्म और करेज के बारे में है। पैसा बनाए रखना एक बिल्कुल अलग साइकोलॉजिकल गेम है। ये डर के बारे में है कि आपने जो बनाया है वो सब कुछ छीन सकता है। अमीर बने रहना ये भी मांगता है कि आप विनम्र रहो। 1929 के बाद लिवरमोर ने सोचा कि वो जीनियस हैं जो गलत कदम नहीं उठा सकते। उन्हें बेहतर होता अगर वो पहचानते कि लक ने भी अपना रोल निभाया था और उनकी सक्सेस हमेशा नहीं दोहराई जा सकती थी। बहुत से लिवरमोर हैं, हालांकि उनकी कहानियां इतनी ट्रेजिक नहीं होती। लगभग 40% सब पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का वैल्यू समय के साथ जीरो हो जाता है और अमेरिका के रिचेस्ट लोगों की फोर्ब्स 400 लिस्ट में हर 10 साल में 20% टर्नओवर होता है, मौत और फैमिली ट्रांसफर्स को छोड़कर। तो आप अपने पास जो है उससे कैसे बनाए रखते हैं? एक शब्द में, परसिवियरेंस। जो एंटरप्रेन्योर्स सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं बिना वाइप आउट हुए। जो कॉमन बात उन सब में होती है वो है थोड़ी सी डर। जैसे मल्टी बिलियनर वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल मोरिट्स कहते हैं, जब आप हारने से डरते हैं तो पोटेंशियल विंस को अलग नजरिए से देखते हैं। बहुत कम गेन्स इतने बड़े होते हैं कि वो सब कुछ खोने का रिस्क जस्टिफाई करें। और जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजंस लेने की संभावना रखते हैं। बड़ी मुश्किल थी जवानी में हैंसबर्ग ग्रून के लिए। 1936 में जब नाजी जर्मनी से भागना पड़ा तो जिंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आता था। बर्कले में आर्ट क्रिटिक करते हुए एक छोटी सी वाटर कलर खरीदी $100 में। यही थी शुरुआत उनकी उम्र भर के प्यार की, मॉडर्न आर्ट की। 90 के दशक तक आते आते बर्गग्रून बन गए सबसे कामयाब आर्ट कलेक्टर। 2000 में बेची अपनी कलेक्शन जर्मन गवर्नमेंट को 100 मिलियन यूरो में। उसमें तो ढेर सारे पिकासो, कली, मैटिस और ब्रेक थे, पर असल वैल्यू $1 बिलियन के आसपास थी। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शंस में से एक। इस कहानी की सीख, आप आधे से ज्यादा बार गलत भी हो सकते हैं, फिर भी कमा सकते हैं खूब। ये कमाल की कलेक्शन कैसे बनाई बर्गग्रून ने? क्या ये उनकी स्किल थी या सिर्फ लक? इन्वेस्टमेंट फर्म होराइजन रिसर्च का जवाब है दिलचस्प। हर बड़े कलेक्टर का पैटर्न यही होता है, ढेर सारी आर्ट खरीदते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो कमाल की होती है, खासकर तब जब आप उन्हें संभाल कर रखते हैं, पर ज्यादातर बेकार। जैसा कि होराइजन की रिपोर्ट कहती है, असली सीख है अच्छे को संभाल कर रखना ताकि पूरा पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे सके। बर्गग्रून की कलेक्शन एक तरह से इंडेक्स फंड की तरह थी। सारे रिस्क अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में बटे हुए थे। वो सिर्फ अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीदते थे, बल्कि हर वो चीज जो मिलती थी खरीद लेते थे और फिर इंतजार करते थे कि कुछ नायाब चीजें सामने आएं। ये रणनीति हर इन्वेस्टमेंट पर लागू होती है। इसे आप लॉन्ग टेल कह सकते हैं। कुछ ही चीजें मिलकर सारा रिजल्ट दे देती हैं। इसके पीछे गणित है, पर सिंपल सी बात है, जब कुछ चीजें सही मिल जाती हैं तो बाकी गलतियों की भरपाई हो जाती है। असफलता तो आती ही है, असल में मायने रखती है आपकी सफलता। यानी जब आपके पास एक पिकासो है तो बाकी 99 बेकार चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। असल जिंदगी में पैसों के फैसले किताबों वाले साफ सुथरे हिसाब से नहीं होते। कई फैसले, जैसे कि गरीबी में लॉटरी टिकट लेना, भले ही तर्कहीन लगे, पर उनके पीछे एक सोच तो होती है। यही बात इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है।
अक्सर लोग बचपन में जिस आर्थिक माहौल में बड़े होते हैं वही उनके इन्वेस्टमेंट के फैसलों को ज्यादा प्रभावित करता है, ना कि मार्केट का मौजूदा हाल। सीधे शब्दों में कहें तो पैसों के फैसले मानसिक उलझनों से भरे होते हैं। तो रास्ता क्या है? मान लें कि किस्मत भी मायने रखती है। आपने जो कमाया है उसे खोने का डर सीखें और रिस्क कम करने के लिए कई जगह पैसा लगाएं।